मैं हूं राजेश श्रीवास्तव। आज मैं आपको वो जानकारी देने जा रहा हूं जिनको जानने के लिए पूरा उत्तर प्रदेश इन दिनों परेशान है। बात हो रही है अतीक हत्याकांड की। अतीक और अशरफ की सरेआम गोली मार करके हत्या कर देने वाले तीनों शूटर अब पुलिस की हिरासत में हैं और तीनों शूटर लवलेश, अरुण और सनी, इन तीनों को पुलिस ने कल 4 दिन की रिमांड पर लिया है। हालांकि उन्होंने कोर्ट से 7 दिन की रिमांड पर मांगा था, लेकिन कोर्ट ने उन्हें 4 दिन की रिमांड दी है और अब इन 4 दिनों की रिमांड शुरू हो गई है और पुलिस और एसटीएफ के आला अधिकारी इन तीनों से पूछताछ कर रहे हैं और ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर इन तीनों ने अतीक और अशरफ की हत्या किस लिए की, इनका मकसद क्या था, हथियार कहाँ से जुटाए। तमाम सारे सवाल हैं। जो सवालों की फेहरिस्त है वो आपको बता दूं। पहले मैं सवालों की बात बताता हूं, फिर उनके जवाब क्या है वो बताता हूं। सवाल जो उनसे पूछे गए हैं वो उनकी लंबी चौड़ी लिस्ट एसटीएफ के और पुलिस के आला अधिकारियों ने बना रखा है। उसमें सवाल ये है कि तुम दोनों लोगों के फ़ोन कहाँ हैं, अगर फ़ोन नहीं है तो आपस में आप तीनों एक दूसरे से संपर्क कैसे करते थे। दूसरा सवाल ये है कि प्रयागराज कब आए और कहाँ ठिकाना बनाया, इसमें आपकी किसने मदद की। तीसरा सवाल जो है उनसे कि तीनों पहली बार कब मिले और कहाँ मिले और प्लानिंग आपने अतीक और अशरफ की हत्याकांड की कब और कहाँ और कैसे की। चौथा सवाल जो है वो ये है कि अतीक अशरफ की अस्पताल में जाकर के आपको मारना है, अतीक अशरफ अस्पताल जाएंगी, यह जानकारी आपको किसने दी, क्योंकि ये पहले से तय नहीं था कि उनको किस अस्पताल में ले जाया जाएगा या ले जाया भी जाएगा या नहीं। तो यह भी पुलिस जानने की कोशिश कर रही है। जो अगला सवाल है वो ये है घटना स्थल तक कैसे पहुँचे, कितनी देर पहले वहाँ पहुँच गए थे, क्या कोई और इस साजिश में शामिल है या नहीं। इसके अलावा तीनों शूटरों से जो सवाल पूछे गए हैं वो ये है कि वीडियो, कैमरा, माइक आईडी कहाँ से मिली, क्या आप लोग पहले कभी प्रयागराज आए थे, आतिक अशरफ को मारने के लिए अस्पताल ही क्यों चुना गया। अगला सवाल कस्टमरी रिमांड में सुरक्षा व्यवस्था के बावजूद क्यों इतना बड़ा रिस्क लिया, क्यों इतना बड़ा खतरा लिया, यह भी एसटीएफ का मुख्य सवाल है। दूसरी तरफ एक और सवाल उनसे पूछा गया कि पुलिस जवाबी फायरिंग करती तो मारे जाते, क्या कभी डर नहीं लगा। इन सारे ऐसे सवालों की लंबी चौड़ी सूची लेकर के अतीक और अशरफ के हत्यारों के पास यानी कि तीनों शूटर लवलेश, सनी और अरुण के पास एसटीएफ अलग अलग बिठा करके और बीच में एक साथ बिठा करके तीनों से पूछताछ कर रही है और कल ही वो रिमांड शुरू हो गई थी और अब तक जो जानकारी निकल करके आ गई, अब से आधे घंटे पहले तक जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो जो जानकारी निकल करके आई वो मैं आपके साथ साझा कर रहा हूं। इस पूछताछ में तीनों आरोपियों ने एक दिलचस्प जानकारी दी है। उन तीनों ने ये बताया कि दरअसल लवलेश तिवारी अपने आप को परशुराम का वंशज बताता है। वो कहता है कि मैं परशुराम का वंशज हूँ, जबकि सनी इन तीनों में सबसे खूंखार बदमाश लग रहा है। उसने बताया है कि मेरा कोई आका नहीं है, मैं खुद ही डॉन हूँ। और तीनों बदमाशों ने जो जानकारी दी है उसके मुताबिक वह तीनों सुंदर भाटी गिरोह से ताल्लुक़ रखते थे और इन तीनों का ये कहना है, अलग अलग पूछताछ में जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक तीनों भाटी गिरोह से जुड़े हुए थे। और जितेंद्र जोगी जो पंजाब का बदमाश था, जिसकी अभी हाल फिलहाल दिल्ली कोर्ट में हत्या कर दी गई थी, जितेंद्र जोगी से इन्हें हथियार मिले थे। जितेंद्र जोगी से और इनके बीच में एक कड़ी थी, बाबर नाम इन लोगों ने लिया है। बाबर ने इनसे और जितेंद्र जोगी गिरोह से मुलाकात कराई थी और जितेंद्र जोगी ने ही इनको हथियार उपलब्ध कराए थे। बताया जाता है जितेंद्र जोगी गिरोह के लोग इनसे दिल्ली एनसीआर में कोई बड़ी घटना को अंजाम दिलाना चाहते थे और इन तीनों का मकसद था कि वह तीनों कोई ऐसी घटना को करें जिससे उनको पूरा देश जान जाए। इसीलिए उन्होंने कोई बड़ी घटना करने की फिराक में थे और बताते हैं कि सुंदर भाटी से जितेंद्र जोगी से जब लवलेश ने बताया कि मई 2021 में उनसे मुलाकात हुई थी जितेंद्र जोगी की और जितेंद्र जोगी ने ही उनको हथियार उपलब्ध कराए थे। उसके बाद से जितेंद्र जोगी की हत्या हो गई, लेकिन उनके गिरोह से लगातार ये लोग कनेक्टेड थे और हथियार जो है इनको उसी से मिले थे। जानकारी के मुताबिक
जोगी गिरोह के लोग इनसे किसी बड़ी घटना को अंजाम देने की फिराक में थे, इसीलिए इनको हथियार उपलब्ध कराए गए थे। तीनों ने ये बताया है कि तीनों का कोई आका नहीं है, तीनों के ऊपर कोई किसी प्लानिंग में शामिल नहीं है। तीनों ने ये जो जानकारी दी है वह भी बहुत दिलचस्प है। इसीलिए प्रयागराज पुलिस को अब तक किसी सीसीटीवी फुटेज में ये तीनों बदमाश मोटरसाइकिल से आते हुए नहीं दिखाई पड़े। इन तीनों ने जो जानकारी दी है उसके मुताबिक इन तीनों के पास कोई मोटरसाइकिल नहीं थी। उनका कहना है कि 12 अप्रैल को हम लोग लखनऊ से एक साथ बस से लखनऊ से प्रयागराज की ओर आए और लखनऊ से प्रयागराज 12 अप्रैल को आने के बाद हम लोगों के पास कोई मोबाइल नहीं था एक दूसरे के पास संपर्क करने के लिए, लेकिन हम लोगों ने एक मोबाइल ख़रीदा और इलाहाबाद में ही सिम लेने की कोशिश की और वहीं से हमने मोबाइल ख़रीदा। उन्होंने बताया कि हमने 2 मोबाइल ख़रीदे थे लेकिन हम लोगों को फर्जी आईडी पर सिम और नहीं मिल पाया, जिसके चलते हम उन मोबाइल को एक्टिव नहीं कर पाए। लेकिन मोबाइल उन लोगों के पास हैं लेकिन वो एक्टिव नहीं है, इसीलिए ना उनसे कोई बातचीत हुई है, ना उनसे कोई चैट उजागर हो पा रही है, ना ही कोई ऐसा क्लू मिल पा रहा है पुलिस को जिससे वो इनसे पूछताछ कर सके। इसके अलावा इन लोगों ने बताया कि हम 12 अप्रैल को प्रयागराज पहुँचे और हम लोग 13 अप्रैल को ही इस घटना को अंजाम देना चाहते थे कोर्ट में, लेकिन कोर्ट में मौका नहीं मिला। हम लोगों ने 14 तारीख को भी प्रयास किया लेकिन 14 तारीख को भी हम लोग इस घटना को अंजाम देने में सफल नहीं हो पाए। इन लोगों ने बताया कि हम लोगों ने पहले ही तय कर लिया था कि हम लोग अतीक और अशरफ को मारेंगे। हालांकि अतीक अशरफ से ना इनका कोई लेना देना है, ना इनकी कोई दुश्मनी है। उनका कहना था कि वो लगातार इसको देख रहे थे और उनको लग रहा था कि अगर हम अतीक अशरफ जैसे बदमाश को मारेंगे तो हमारा पूरे देश में नाम हो जाएगा और हम बड़े डॉन बन करके निकलेंगे। ये तीनों लॉरेंस बिश्नोई, आपको याद होगा पंजाब का जो बदमाश था लॉरेंस बिश्नोई से प्रभावित थे और लॉरेंस बिश्नोई जैसा डॉन बनने का इनका सपना था और लॉरेंस बिश्नोई जैसा ही बनना चाहते थे, इसीलिए इन्होंने उसकी पटकथा पर ही काम करना शुरू कर दिया था। इन्होंने बताया कि कॉलिन हॉस्पिटल से 1.5 किलोमीटर की दूरी पर इन्होंने एक स्टेशन के पास एक होटल है, उस होटल में कमरा लिया था और वहीं तीनों रुकते थे और वहीं से जाकर के रेकी करते थे। और कॉलिन हॉस्पिटल चूँकि अतीक को एक बार पहले भी ले जाया जा चुका था तो इनको उम्मीद थी कि कॉलिन हॉस्पिटल वो ज़रूर लाया जाएगा, चाहे कभी बीमार होने की स्थिति में या कभी मेडिकल के लिए कॉलिन हॉस्पिटल पुलिस उसे लेकर के आएगी। एक दिन पहले भी इन्होंने कॉलिन हॉस्पिटल के पास जाकर के रेकी की थी। पुलिस अब कॉलिन हॉस्पिटल के आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज से इनकी रेकी वाले वीडियो निकालने का भी प्रयास कर रही है। इन्होंने बताया जब हमको पूरी तरह से पुख्ता हो गए कि हमारी कॉलिन हॉस्पिटल आज पुलिस लेकर के आएगी, जो इनको जानकारी मिली। इन्होंने बताया कि जितेंद्र जोगी गिरोह के लोग ही उन लोगों ने जितेंद्र जोगी और इनके बीच जो गिरोह था वह जो है बाबर था और बाबर की हर जगह पर एक अच्छी खासी पैड थी, इसीलिए उसने हमें एक चैनल का आई कार्ड दिलवाया और वहाँ पर उसको जो है माइक खरीदवाए गए और महंगे कैमरे खरीदवाए गए ताकि वो मीडिया के पर्सन बन करके जाएं और इस घटना को अंजाम दे सकें। उन्होंने कहा कि हमने टीवी में देखा था कि किस तरह से मीडिया के लोग उसके बातचीत करते हुए चल रहे थे, तो हमको लगा कि मीडिया का साथी बन करके जाने में ज़्यादा आसानी होगी, इसीलिए उन्होंने मीडिया का अपना चोला धारण किया और मीडिया के रूप में वहाँ पर पहुँचे और उन्होंने वहाँ पर लगातार फायरिंग की। जब जिगाना पिस्टल के बारे में पूछा गया कि इतनी कीमती पिस्टल, तो उन्होंने कहा कि हमें ये नहीं मालूम था कि ये पिस्टल इतनी ज़्यादा कीमती है। हमें बस गिरोह के लोगों ने इतना बताया था कि अगर आप किसी घटना को अंजाम देंगे तो ये पिस्टल आपको धोखा नहीं देगी और ये पिस्टल ताबड़तोड़ फायरिंग करने में सक्षम है, इसीलिए हमने इस पिस्टल का इस्तेमाल वहाँ पर किया है। इन लोगों के पास कोई फ़ोन नहीं है, तीनों की कोई ऐसी बैकग्राउंड नहीं है, तीनों बदमाश किस्म के हैं और तीनों जिस गिरोह से जुड़े हैं यानी भाटी गिरोह से और जितेंद्र जोगी गिरोह से। दोनों गिरोहों को भी ये नहीं पता था कि ये लोग अतीक और अशरफ की हत्याकांड को अंजाम देने जा रहे हैं। एक वहाँ से प्रभावित था भाटी गिरोह से सनी और दूसरा जो था वो जो है लवलेश, वो जो है जितेंद्र जोगी गिरोह से था। एक को हथियार मिलते हैं और एक से उन्हें कैमरा और माइक आईडी मिलती है। जो
प्लानिंग थी उसके मुताबिक उन्होंने कहा कि हमने जय श्री राम, जब अतीक और अशरफ दोनों को मार दिया तो हमने जय श्री राम का नारा अपने आप को सहारा देने के लिए लगाया था। हमें लग रहा था हमने जब से जय श्री राम के नारे लगाए तो हमें उससे थोड़ा सा अपने आप को मजबूती मिली और अपने आप को बल मिला, इसीलिए हमने वहाँ पर जय श्री राम के नारे लगाए। हमने भागने की कोशिश की लेकिन हमें पता था कि हम भाग नहीं पाएंगे क्योंकि बड़ी संख्या में पुलिस मौजूद थी, इसलिए हमने खुद को कानून के हवाले कर दिया। आप इस मोडस ऑफ अपेंडी को इस तरह से समझ सकते हैं कि इन लोगों का जो नज़रिया है, उनका कहना है कि जब हम पिछले 4 दिनों से प्रतापगढ़ जेल में थे और उसके पहले लखनऊ में प्रयागराज में रहे, लेकिन हमको जेल में बहुत सम्मान मिल रहा है, कोई मुझे परेशान नहीं कर रहा है। सब लोगों को ये मालूम है कि हमने अतीक और अशरफ जैसे शूटर को, बदमाशों को मारा है, तो इसीलिए हमें जेल में हर सुख सुविधा का लाभ मिल रहा है और हमें जेल में कोई परेशानी नहीं। इससे आप समझ सकते हैं कि तीनों किस मानसिकता के हैं कि उन्हें अपने जीवन की कोई चिंता नहीं है, और अब तक जो उन्होंने जानकारी दी है वो सब मैंने आपके साथ साझा की। इसके अलावा आपको बता दें, अभी तमाम सारे सवाल हैं और जो 4 दिन तक पुलिस उनसे पूछताछ करेगी, अभी 3 दिन और उनसे पूछताछ होगी, तब पता चल पाएगा कि सारे माजरा कि आखिर क्या है, कौन इस हत्या के पीछे शामिल है। आपको ये जानकारी कैसी लगी, इस पर अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। धन्यवाद, शुक्रिया।